प्यारे बच्चों और मित्रों, नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस टॉपिक में हम वेक्टर इंटीग्रेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर बात करी थी और आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के ऊपर। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों। लाइन इंटीग्रेशन में बहुत हद तक आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया होगा और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे या जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। नहीं करे हो तो कर लेना, क्योंकि जैसा कि शुरुआती क्लासेस में भी मैंने कहा था कि अगर हमें स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम या फिर ग्रीन्स थ्योरम को समझना है तो उसके लिए हमें पहले लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, तभी बाकी की चीजें हमें समझने में मदद मिलेगी या हम समझ पाएंगे। इसीलिए हम इन तीन टॉपिक्स को पहले अलग अलग ले रहे हैं और डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए विद्यार्थियों, पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन के ऊपर कि वेक्टर कैलकुलस में सरफेस इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। सरफेस इंटीग्रेशन देखो, सबसे पहले तो इसका मतलब समझो कि व्हाट इज सरफेस इंटीग्रेशन एंड व्हाई वी कॉल्ड इट सरफेस इंटीग्रेशन। कारण यह है कि बेसिकली हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन में सामान्यतः सरफेस इंटीग्रेशन को बच्चों, जैसा कि अगर आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा हो डबल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन में हम इन दो सिंबल्स का यूज करते हैं, डबल इंटीग्रल, और यहाँ पे दो लिमिट्स आती हैं, दो वेरिएबल्स की लिमिट आती है। बेसिकली वो दोनों वेरिएबल्स की जो लिमिट्स हैं वो दोनों लिमिट्स मिलके क्या कहते हैं, एक एरिया बनाती हैं। अब मे बी इट इज रेक्टेंगल, मे बी इट इज ट्राइंगल और समथिंग एल्स, सर्कल, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हम किसी सरफेस पर जब कोई इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर वेक्टर में क्या होता है कि जो सरफेस होती हैं वो 3D में होती हैं, लाइक दैट, कुछ भी रुमाल है, ऐसा है या फिर ऐसा है, गोल गुंबद है, कुछ भी, तो वो 3D में होती हैं बेसिकली। तो उस 3D सरफेस पर अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं उसको? सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन को वेक्टर इंटीग्रल में या वेक्टर कैलकुलस में बेसिकली डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, आई रिपीट कि जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है विद्यार्थियों, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सरफेस इंटीग्रेशन, जहां पर f जो है विद्यार्थियों एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। f n कैप क्या है? n बेसिकली सरफेस, सरफेस s पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। आई रिपीट, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। और जो भी ये सरफेस एस दी हुई है उस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाला जाता है विद्यार्थियों? इट्स वेरी इजी। एन कैप निकालने के लिए आपको जो भी सरफेस दी हुई है, सपोज दैट कि आपको जो सरफेस एस दी हुई है वो किसी फंक्शन फाई, यानी कि स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट है, तो एन कैप इज इक्वल्स टू हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाय मॉड्यूलस ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन कैप। ठीक, तो सरफेस इंटीग्रेशन में f वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट करेंगे। एन कैप डॉट एन कैप, एन कैप क्या है? जिस भी सरफेस पे आपको इंटीग्रेशन करना है उस सरफेस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है या यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, एक ही बात है। ठीक है ना, और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? जो भी सरफेस की इक्वेशन होगी, एक्सप्रेशन होगी, उसका ग्रेडियंट निकाला जाएगा और फिर उसी ग्रेडियंट से डिवाइड कर दिया जाएगा उसके मॉड्यूलस से, तो आपके पास एन कैप आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एंड व्हाट इज डीएस? डीएस व्हाट? डीएस बेसिकली होता क्या है? इट्स अ ये आप ये कह सकते हैं, इट्स अ एरिया पार्ट, है ना, स्मॉल यूनिट area part of surface S।
तो बेसिकली सरफेस एस का कोई छोटा सा यूनिट पार्ट है, ये सरफेस पार्ट है बेसिकली, है ना। और ध्यान दीजिएगा कि ये ds जो है वो 3D में होता है, आई रिपीट 3D में होता है ये, राइट। तो सपोज दैट अगर आपके पास है मान लीजिए एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, सपोज दैट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, और यहां पर कुछ इस तरह की सरफेस है, राइट। तो सरफेस के किसी स्मॉल पार्ट बेसिकली का ये पार्ट है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि वो जो सरफेस होती है बेसिकली वो किसी भी शेप में हो सकती है, जैसे कि ये माउस है, ये जो माउस की सरफेस है, ऊपरी सरफेस है, ये घूमी हुई है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट जो है बेसिकली दिस इज द ds, ओके। तो वो कोई प्लेन सरफेस नहीं होगी ds की, वो डिपेंड करेगा कि आप किस सरफेस पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं f को, उस सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। वो कर्व्ड सरफेस भी हो सकती है, प्लेन सरफेस भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल सरफेस भी हो सकती है, कैसी सरफेस भी हो सकती है। तो उसका बेसिकली यूनिट एरिया जो है वो है ds, आप यूनिट एरिया कह सकते हैं, स्मॉल एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है विद्यार्थियों के, सरफेस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को खासकर वेक्टर कैलकुलस में जब इंटीग्रेट किया जाता है तो वहां पर हम लोगों को जरूरत पड़ती है किसकी, जिस भी सरफेस पर हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं एस सरफेस पर, उस सरफेस को प्रोजेक्ट करना होता है कहां पर, किसी ना किसी प्लेन पर। अब आप पूछेंगे कि क्यों करना पड़ता है, कारण यह है कि जब तक हम उसे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अगर आप प्रोजेक्शन एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन पे ले रहे हो तो उस सरफेस के लिए x का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, y का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, ये हमें देखना बहुत बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कि जहां पर मैं अभी खड़ा हूं तो मेरे पीछे एक्स वाई प्लेन है, तो अगर इस सपोज दैट मोबाइल, ठीक है ना, दैट मोबाइल, अगर इस मोबाइल का प्रोजेक्शन लेना हो यहां पर तो बिल्कुल वो ऐसा रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, जिसकी ये चौड़ाई होगी ये लंबाई होगी, तो x और y पर इस सरफेस का मतलब ये जो सरफेस है जो भी है, अरे यार इसकी जगह कुछ और लेना चाहिए, चलो ये लेते हैं, ये कपड़ा अच्छा है, ये ऐसा सपोज दैट कि मुझे इस सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, दैट सरफेस, ये लाइक दैट ऐसी कुछ सरफेस है, ये ऐसी मुझे इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है। तो अब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहां लूंगा इस बोर्ड पर तो वो प्रोजेक्शन अलग आएगा बच्चों, इसका प्रोजेक्शन इस वाली दीवार पे लूंगा तो वो अलग आएगा, और नीचे वाली दीवार पे लूंगा तो वो अलग आएगा, क्योंकि परछाइयां अलग अलग बनेगी अलग अलग एंगल से। तो बेसिकली वो जो प्रोजेक्शन होते हैं अगर वो परछाइयां अलग अलग बन रही हैं तो इसका मतलब यह है कि जिस भी प्लेन पर जो परछाई बनेगी वहां पर उस पर्टिकुलर प्लेन के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स होंगे उनका लेंथ और ब्रेथ या उनका जो भी जैसे कहें कि वैल्यूज हैं, वेरिएशन है कहां से कहां तक, वो अलग अलग रहेगा। इसीलिए इस सरफेस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को इस ds की वैल्यू निकालनी होती है। सो प्रोजेक्शन अगर xy प्लेन पर है तो ds की वैल्यू होगी dx dy k कैप डॉट n कैप, आई रिपीट k कैप डॉट n कैप, ठीक है। ये ds की वैल्यू होगी इफ projection of S surface taken on XY plane। अगर हम XY प्लेन पे प्रोजेक्शन लेते हैं तो ds की ये वैल्यू होगी dx dy बाय n कैप डॉट k कैप, जहां पर n कैप क्या है, वो यहां से ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो सरफेस के अकॉर्डिंग निकाला सरफेस पर निकाला जाएगा, और k कैप बेसिकली z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो जो भी उसका बेसिकली z कंपोनेंट पार्ट होगा ना किसका, इस n कैप का, हम उस z कंपोनेंट पार्ट को लेंगे, राइट, और उसको डिवाइड कर देते हैं इसमें dx dy में, तो हमारे पास में बेसिकली ds की वैल्यू आ जाती है, यानी कि xy प्लेन पर जो स्मॉल सरफेस एरिया बनने वाला है उसकी वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार से यदि हम
प्रोजेक्शन जो है ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन पे। यदि हम लोग वाई जेड प्लेन पे ले रहे हैं प्रोजेक्शन, कहां पे ले रहे हैं, वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो जो ds होगा वो होगा विद्यार्थियों dy dz i कैप डॉट n कैप। इट मींस दैट कि x और y के करस्पॉन्डिंग i और j कैप होता है, तो उसको छोड़कर k कैप आप यहां पे लेंगे। उसी तरह y और z पर j और k कैप होता है, तो यहां पे i कैप डॉट n कैप आ जाएगा, ये ds की वैल्यू होगी। यदि आप zx प्लेन पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं विद्यार्थियों, आई रिपीट zx प्लेन पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो जो ds की वैल्यू है वो होगी dx dz बाय व्हाट, इट्स अ j कैप डॉट n कैप। तो बेसिकली सरफेस इंटीग्रेशन को जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे, तो उस सरफेस इंटीग्रेशन में जो सरफेस होगा s, उस सरफेस का प्रोजेक्शन पहले आपको लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्लेन पर, किसी पर्टिकुलर प्लेन पर। इट मींस दैट कि किसी भी सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं, आप उसे 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो जो भी सरफेस है उसको एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करो, या सरफेस को वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्ट करो, या सरफेस को जेड एक्स प्लेन पे प्रोजेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग डीएस की वैल्यू निकालो। तो जो भी सरफेस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा विद्यार्थियों, उसमें एफ क्वेश्चन में गिवन होगा, एस के लिए आपको हिंट दिया होगा, इसी एस की मदद से आप एन कैप निकालोगे इस फॉर्मूले का यूज करके विद्यार्थियों। और जो डीएस है, उस डीएस के लिए पहले ये देखोगे कि वो जो एस है बेसिकली उसका प्रोजेक्शन आप कहां पे ले रहे हो, किस प्लेन पे ले रहे हो, एक्स वाई प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पर, या जेड एक्स प्लेन पे। और अगर तुम लोगों की प्रोजेक्शन को लेके थोड़ी सी समझ कम है, इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोग अपना एक पेपर होता है ना ड्राइंग वगैरह, उसमें प्रोजेक्शन को काफी अच्छे से स्टडी करते हो। लेकिन अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, ओहो तो मक्खी आ गई और ये कुछ लिखते जा रही है यहाँ पे। लेकिन अगर आप बीएससी साइंस के स्टूडेंट है विद्यार्थी हो, तो हो सकता है कि आपको प्रोजेक्शन को लेके थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बने। तो उसके लिए मेरा यही सजेशन होगा विद्यार्थियों कि आप किसी भी एक 3D ऑब्जेक्ट को लेकर उसके ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से, किसी एक दीवार के सामने खड़े होकर अलग अलग डायरेक्शन से क्या करिएगा, उसके ऊपर रोशनी डालिएगा और फिर देखिएगा कि उसका जो परछाई होती है वो कैसे बनती है ना। इस दीवार पे क्या बन रही है, पीछे वाले दीवार पे क्या बन रही है, नीचे सतह पे क्या बन रही है। इससे आपको क्लियर होगा कि एक ही चीज की अलग अलग टाइप या लेंथ और ब्रेड्थ की क्या बनेंगी, परछाइयां बनेगी। वही वास्तव में प्रोजेक्शन होता है और उसी से ही हम लोग चीजों को समझेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे ना सरफेस इंटीग्रेशन के, देन यू रियलाइज के हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये तो हो गया विद्यार्थियों सरफेस इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट वेक्टर कैलकुलस में। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत काम की चीज है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में वॉल्यूम इंटीग्रेशन के टॉपिक को भी मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ और फिर वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को लेना शुरू करेंगे। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन बेसिकली विद्यार्थियों बहुत ही आसान सी चीज है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन वेक्टर कैलकुलस में वॉल्यूम इंटीग्रेशन इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क, ठीक है ना। बेसिकली ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एफ डॉट डीवी, वेयर डीवी इज व्हाट, डीवी इज व्हाट, डीवी का मतलब होता है विद्यार्थियों यहां पर डीवी इट्स अ वॉल्यूम। 3D में कोई भी जो सरफेस है ना, बेसिकली वो वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। जब हम किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को किसी वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, आई रिपीट, किसी वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहा जाता है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन के कई अलग अलग जिसे कहें कि पार्ट हो सकते हैं या फिर प्रकार हो सकते हैं। जो हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली वो होगा ट्रिपल इंटीग्रल एफ डॉट डीवी। सामान्यतः जो डीवी होगा वो dx dy या dz के फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के केस में। और आपको अलग अलग चीजें भी मिल सकती हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, लेकिन अल्टीमेटली 3 आपको इंटीग्रल साइन वहां पे देखने को मिलेंगे। और यहां पर एक वॉल्यूम के लिए आपको हिंट भी दिया जाएगा। फंक्शन तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा, राइट। आप लोगों को v के लिए एक हिंट दिया जाएगा। सपोज दैट
कि आपको v के लिए वो कह देगा कि v जो है वो एक स्फीयर है पूरा का पूरा, v एक सिलेंडर है, या फिर v जो है वो कोई क्या कहते हैं प्रिज्म टाइप का कोई, जैसे कुछ भी कर सकते हैं लाइक दैट, ऐसे कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम इन द सेंस कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ होनी चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ दैट इज द वॉल्यूम। तो बेसिकली आपको जब भी कोई वॉल्यूम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको वॉल्यूम के लिए सारी की सारी हिंट दी जाएंगी, और वो हो सकता है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आपसे अलग अलग चीजें पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी की वैल्यू पूछ ले, या वो आपसे हो सकता है ट्रिपल इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डीवी की वैल्यू पूछ ले। तो इन सभी केसेस में बेसिकली आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो आपको करना होगा विद्यार्थियों। कई बार क्या होता है कि ये जो डीवी है, इस डीवी की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है किसी किसी क्वेश्चन में। जैसे कई जगह पर हो सकता है कि आपको dv इज इक्वल्स टू dx dy dz दिया जाए, या फिर हो सकता है कि dv, वैसे होना तो नहीं चाहिए, dv की वैल्यू यही हम लोग लेंगे हमेशा, ठीक है ना। अब यहां पर भी क्या कहते हैं, जब आप किसी वॉल्यूम इंटीग्रेशन को करोगे ना, तो भाई सरफेस तो वॉल्यूम तो आपको दिखा देगा वो कि भाई ये वॉल्यूम है, इसके ऊपर आपको इंटीग्रल करना है। क्वेश्चन वहां पर जो सबसे बड़ा फिर से अराइज होने वाला है विद्यार्थियों, वो ये होने वाला है कि आप v यानी कि वॉल्यूम की लिमिट्स कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम की लिमिट्स निकालने के लिए विद्यार्थियों आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? आपको तरीका अपनाना पड़ेगा प्रोजेक्शन का। आप उस वॉल्यूम का प्रोजेक्शन लेंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक है ना, कि सॉरी उस वॉल्यूम का प्रोजेक्शन नहीं लेंगे, हाँ उस वॉल्यूम का प्रोजेक्शन लेंगे किसी प्लेन पर, तो उस प्लेन की मदद से दो वेरिएबल्स की लिमिट निकलेगी। आई रिपीट, फॉर एग्जांपल वो वॉल्यूम है कोई, मान लो कि एक बॉल है, उस बॉल का प्रोजेक्शन जब हम क्या कहते हैं किसी प्लेन पे लेते हैं तो हमें एक सर्कल मिलता है, तो उस सर्कल से बेसिकली किन्हीं दो वेरिएबल्स की लिमिट्स आपको मिल जाएंगी, और तीसरे वेरिएबल की लिमिट के लिए आपको उस तीसरे वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेस है उसके पैरेलल क्या है, एक पिलर उठाना पड़ेगा। आई रिपीट, एक पिलर उठाना पड़ेगा, और उस पिलर पर लिमिट्स देखनी पड़ेंगी, या z की जो वैल्यू है, या तीसरा वेरिएबल अगर z है तो आपको z का एक्सपेंशन देखना पड़ेगा कि z कहां से शुरू होकर कहां तक खत्म हुआ है, ठीक है ना। इससे आपको बेसिकली z की लिमिट्स मिलेंगी, xy की लिमिट्स तो उस प्लेन पे मिल जाएंगी, xy प्लेन पे मिल जाएंगी, जो भी प्रोजेक्शन बन रहा होगा, राइट। तो वहां से आप दो लिमिट्स निकालेंगे, और तीसरे के लिए आपको पिलर बनाना पड़ेगा, ठीक। कुछ क्वेश्चन जब हम लोग लेंगे तो मैं आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन की जो भी बेसिक्स हैं और क्वेश्चन के साथ में समझाऊंगा। फिलहाल वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। ठीक है विद्यार्थियों, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आप इसका ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये जो चीज है आपको काफी मदद कर देगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इस टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उनमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स टेक सम सरफेस इंटीग्रल क्वेश्चंस। नाउ विद्यार्थी, लुक एट दिस क्वेश्चन। आपके सामने एक प्रश्न है। इंपॉर्टेंट होगा कि आप पहले प्रश्न को अच्छे से समझें, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप उस प्रश्न को हल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है विद्यार्थियों, इफ f इज इक्वल्स टू 6zi cap minus 4j cap plus yzk cap, then evaluate surface integration over s f dot n cap ds, where s is the portion of the plane 2x plus 3y plus 6z is equals to 12 which lies in the first octane. It means that कि आपको ये f दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और s के लिए उसने क्या कह रखा है कि जो s है बेसिकली वो एक प्लेन है, और प्लेन का कौन सा वाला पार्ट है, जो फर्स्ट ऑक्टेन में हो। फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब होता है जहां पर x, y और z जो है वो पॉजिटिव है। ये है आपका वो सरफेस जिस पर आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले आपको इस प्लेन को विजुअलाइज करना सीखना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है ना,
विजुलाइज इन द सेंस कि अगर आपके पास में ये 3D स्पेस है, मान लीजिए दिस इज द 3D स्पेस, ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है, तो ये जो प्लेन है ये कहां पर होगा, दिखेगा कैसे? तो बहुत आसान है, किसी भी प्लेन के कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या निकाल लीजिए विद्यार्थियों, इंटरसेक्शंस निकाल लीजिए कि वो x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस को कहां पे काट रहा है। जैसे कि ये जो है ये x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे कि सर y और z को 0 कर दीजिए, इसमें किसमें, 2x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 12। इसमें क्या कर दीजिए, x y और z को 0 कर दीजिए तो x की वैल्यू 6 आएगी, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस को ये 6 0 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। y के ऊपर निकालना है तो x और z को 0 कर दीजिए तो y की वैल्यू आएगी 0 4 0। z पे निकालना है तो z को, x और y को 0 कर दीजिए तो z की वैल्यू 2 आएगी। इट मींस दैट कि ये z एक्सिस को 0 0 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आई रिपीट 0 0 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा वापस इधर जाओ भाई, 0 0 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इन तीनों को मिला दीजिए। ठीक, तो ये जो पोर्शन बन रहा है फर्स्ट ऑक्टेन में, यही है बेसिकली आपका क्या, यही है आपका वो सरफेस जिस पर आपको इंटीग्रेशन करना है। मैं आपको कुछ इसको ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे मान लीजिए कि, एक सेकंड कुछ समय देना मेरे को जरा। बेसिकली आपको बताता हूं कि 3D में ये प्लेन कैसा दिखता होगा, है ना, रुकिएगा जरा। बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये 3 डायमेंशनल प्लेन है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है एक्स वाई प्लेन बेसिकली, ठीक है ना। ये जो रेड एक्सिस, रेड साइन में आपको दिख रहा है, ये है आपका एक्स एक्सिस। जो ग्रीन में दिख रहा है वो वाई एक्सिस है, और जो यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना, वो ये वाला ये जेड एक्सिस है, ये यहां पे लिखा हुआ भी है। अब बेसिकली होता यह है बच्चों कि हम इन तीनों ही एक्सिस के लिए क्या निकालते हैं। देखो मैं प्लेन की इक्वेशन डालता हूं तो तुम्हें दिखेगा बेसिकली। तो पहले मैं उसको उस फॉर्म में अरेंज कर देता हूं, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं सामान्यतः। ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव जेड है, ये नेगेटिव जेड है, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज आर 3 डायमेंशनल स्पेस, पॉजिटिव एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैं यहां पर एक इनपुट देता हूं, कौन सा, सपोज दैट मैंने दिया 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। Now look at this. ये देखो, ये जो प्लेन है ये बेसिकली ऐसा है। ये देखो, ये बेसिकली एक्स एक्सिस को काट रहा है 6 0 0 पर, वाई एक्सिस को काट रहा है 0 4 0 पर, और जेड एक्सिस को काट रहा है कहाँ पर, ये देखो यहाँ दिख जाएगा तुम्हें, ये काट रहा है यहाँ पे 0 0 2 पर। तो बेसिकली इसको अलग अलग डायरेक्शन से आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि बेसिकली ये देखो, ये प्लेन ऐसे आ रहा है, ये प्लेन फिर बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। ये जब आप इसको कहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के सामने, मतलब प्रोजेक्शन जब इस तरह से होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अल्टीमेटली ये है ऐसा, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा। जब आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के ऊपर से देखोगे तो ये उनको ढक देगा, है ना, ऐसे ऐसे प्लेन की तरह, राइट। जैसे आपने एक दीवार का, मतलब आपके घर में जो जहाँ पे 2 दीवारें आके मिलती हैं, आप उस दीवार पर आके कुछ रख दो ऐसे,
जो पूरे एक पर्टिकुलर एरिया को ढक दे, तो वैसा इस प्लेन ने ढक दिया है, ठीक है ना। ओके, तो ये बेसिकली वो प्लेन है, और इस प्लेन का हमें कौन सा पोर्शन लेना है, केवल हमें इसका केवल ये वाला पोर्शन लेना है विद्यार्थियों, ये वाला, वी नीड ओनली दिस पोर्शन, ये वाला जो XZ एक्सिस पे एक लाइन की तरह है, YZ पर भी एक लाइन की तरह है, और XY पर भी एक लाइन की तरह है, ठीक है ना। लेकिन 3D में एक प्लेन है पूरा का पूरा, इनके जो प्रोजेक्शन है अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन्स पर, तो वो ट्राइंगल्स हैं। जैसे XY प्लेन पर ये एक ट्राइंगल बनता है, ये ऐसा ट्राइंगल बनता है बेसिकली। YZ प्लेन पर ये वाला ट्राइंगल बनता है, YZ प्लेन पर ये ऐसा ट्राइंगल बनता है, और XZ प्लेन पर ऐसा वाला ट्राइंगल बनता है। सो दीज आर द ट्राइंगल्स। ये प्रोजेक्शन जब आप लोगे इस सरफेस का, इस प्लेन सरफेस का अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो आपको क्या मिलेंगे, ट्राइंगल्स मिलेंगे। चाहो तो ट्राई भी करके देख लेना, ठीक है ना। नाउ ये तो इमेजिनेशन हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली, ये क्या हो गया भाई, आ गया। अब हमें बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब चीजों को आगे कैलकुलेट करना है। कौन कौन सी चीजों को, जो हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रेशन के लिए डिस्कस करी थी। जैसे हम लोगों को सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले एनकैप चाहिए, हम सबसे पहले एनकैप निकालते हैं। तो हमने क्या करा, ये जो प्लेन सरफेस था S, यही है ना S, हमने इसको क्या मान लिया, फाई मान लिया। 2x + 3y + 6z - 12 = 0, है ना। ये लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन सरफेस इज गिवन बाय, हम लोगों ने ये मान लिया, ये दिस वन, ठीक, ये आपके पास आ गया, राइट। यहां से फिर हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने ये निकालना हो तो निकाल लेना, इससे बेसिकली ये फिगर बन जाएगा आसानी से। XYZ एक्सिस पे इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पता चल जाते हैं। फिर हम लोगों ने डेल फाई निकाला, डेल फाई के लिए इसको XYZ के एक्सिस रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो वी विल गेट 2i + 3j + 6k, है ना, ग्रेडियंट है बेसिकली। और एन कैप बराबर क्या होता है, ये होता है, इट्स डेल फाई मॉड्यूलस ऑफ डेल फाई, है ना, ये v नहीं है, डेल है बेसिकली, क्योंकि हमने डेल फाई निकाला है। तो ये डेल फाई ये आ गया, और ये उसका मॉड्यूलस, तो वी विल गेट 1/7 2i + 3j + 6k, राइट। अब तो विद्यार्थियों ये एन कैप की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में आ गई है। अब इसके बाद जो इसने किया है, हम उसके ऊपर ना जाकर अपना दिमाग लगाते हैं कि इसके आगे क्या करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले सरफेस को विजुलाइज किया कि भाई वो सरफेस है कहाँ पर, कैसे दिखेगी। देन इसके बाद में हमने एन कैप निकाल लिया। अब बारी आती है डीएस की, कि हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डीएस, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन के लिए डीएस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डीएस के लिए आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, आपके पास चॉइस है कि ये जो प्लेन सरफेस है इसका प्रोजेक्शन आप किस प्लेन पे लेना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए हम अपनी सुविधा के लिए इस 3D सरफेस का जो प्रोजेक्शन है वो XY प्लेन पे लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट S1 be the projection of S on XY plane, then XY plane। तो XY प्लेन पे आपने S1 ले लिया, तो अब S1 बच्चों देखेगा कैसे, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लुक एट दिस, S1 ऐसा दिखेगा, ये XY प्लेन है, दिस इज योर XY प्लेन। अब X एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ये 6 0 0 पर। Y एक्सिस को कहाँ पे कर रहा था, 0 4 0 पर। तो ये एक ट्राइंगल की तरह आपको दिखेगा XY प्लेन पे, मतलब जो प्रोजेक्शन है बेसिकली वो ये है, that kind, this is your S1, और ये आपका XY प्लेन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप XY प्लेन पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं बेसिकली, तो ये वाली जो लाइन है आपकी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी, प्लेन की इक्वेशन क्या थी, प्लेन की इक्वेशन थी 2x + 3y + 6z - 12 = 0। तो बेसिकली
जब आप एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेंगे तो जेड वाला कोऑर्डिनेट हट जाएगा, क्योंकि एक्स वाई पे जेड 0 हो जाता है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में कितनी, इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपके पास में लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई प्लेन पे जो लाइन बनेगी, ठीक है ना। नाउ अब आपको बेसिकली इस रीजन पर एक्स वाई की लिमिट्स निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि अब आप प्रोजेक्शन जब कर देते हैं ना तो उसी सरफेस पर एक्स वाई की लिमिट निकालते हैं, मतलब दो वेरिएबल्स की लिमिट निकालनी है आपको सरफेस इंटीग्रेशन के लिए, तो आप एक्स वाई की लिमिट को क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप एक्स वाई की लिमिट निकालने के लिए भी दो तरीके हैं, ठीक है ना। तीन तरीके थे प्रोजेक्शन लेने के, और हर प्रोजेक्शन में दो तरीके हैं लिमिट निकालने के। हम यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बनाते हैं विद्यार्थियों, और यहां से y की जो लिमिट्स हैं वो y एक्सिस के पैरेलल इस स्ट्रिप से निकालेंगे, और x की लिमिट जो है वो यहां से निकालेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे एक्स वाई प्लेन, S1 बी द प्रोजेक्शन ऑफ एस वाई प्लेन, ठीक है ना, एंड द लिमिट्स ऑफ x एंड y ऑन S1 आर। तो लिमिट्स क्या होंगी बच्चों, लिमिट्स होंगी x इज इक्वल्स टू, देखो x कहां से कहां तक जा रहा है, x 0 से लेके 6 तक जा रहा है, x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 6। y कहां से शुरू हो रहा है, y शुरू हो रहा है y इज इक्वल्स टू 0 से, और यहां पर y की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन पर y की वैल्यू निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन पर y की वैल्यू निकालने के लिए जाओगे बच्चों, तो तुम्हारे पास में आएगा 12 माइनस 2x अपॉन में 3, ये आपके पास में आएगी y की वैल्यू। तो दिस इज योर y एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। 12 माइनस 2x अपॉन 3, तो ये आपके पास में y की लिमिट्स आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 3। तो ये आ गई बच्चों x और y की लिमिट्स। सो देयरफॉर ये जो आपका डबल इंटीग्रल है, सॉरी सरफेस इंटीग्रेशन है, ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। सो देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर s f डॉट n कैप ds बिकम, अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमने प्रोजेक्शन s सरफेस का कहां पे लिया है, कहां पे लिया है, एक्स वाई प्लेन पे, और वो क्या है, S1 सरफेस है। तो ये इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा S1 f डॉट n कैप, और ds की वैल्यू क्या निकलेगी, dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये आपके पास में ds की वैल्यू आ जाएगी। आप जिस कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्रोजेक्शन लोगे उसी के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों ये वैल्यू जो है वो डिसाइड होगी कि dx dy आएगा, dy dz आएगा, या dx dz आएगा, व्हाटएवर जो भी आप वैल्यू लोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें सारी की सारी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करिए, और आपने S1 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि अब आपने प्रोजेक्शन ले लिया था, तो अब आपका इंटीग्रेशन जो है वो S1 सरफेस पर हो रहा है या S1 प्लेन पर हो रहा है। एंड व्हाट इज S1, S1 इज अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब यहां पर S1 पर S1 से जो भी लिमिट्स निकलेंगी xy की वो यहां पर आने वाली है। तो चलिए आइए लिखते हैं उसको, सॉल्व करते हैं इसको आगे। दिस इज इक्वल टू, x की लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर 6 तक है, y इज इक्वल टू 0 से 12 माइनस 2x अपॉन 3 तक है। f की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों आपके पास में, व्हाट इज योर f, f के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, f इज 6z माइनस 4, मैं यहां पे लिख देता हूं पहले 6z माइनस 6zi माइनस 4j एंड प्लस yk, दिस इज योर f डॉट n कैप की वैल्यू क्या बच्चों, n कैप इज 1/7 2i प्लस 3j एंड प्लस 6k, ब्रैकेट
यहाँ पर आ जाएगा बच्चों dx dy और n कैप डॉट k कैप। तो n कैप आपके पास में ये था विद्यार्थियों। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि व्हाट इज n कैप डॉट k कैप, तो इस n कैप इसको तो हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। अगर हम n कैप डॉट k कैप देखें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इस n कैप में k कैप का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो केवल k वाला टर्म आएगा, तो यू विल गेट 6/7। ठीक है ना, ये आपके पास में वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 6/7। ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए बच्चों, 7 से 7 चाहो तो काट दो। डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो आपके पास में आ जाएगा 0 to 6 एंड 0 to 12 माइनस 2x। ठीक है ना। तो नाउ अब क्योंकि विद्यार्थियों जो इंटीग्रेशन था वो S1 सरफेस पे हो रहा था, तो यहां पर इस S1 में यहां पर जहां पर भी z आएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ना 6z, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप S1 सरफेस पर हैं और S1 सरफेस पे z की वैल्यू 0 है। सो दिस 6z बिकम 0। तो इसको आप यहाँ पे 0 करेंगे तो आपके पास में जो रिमेनिंग टर्म है इसको 0 कर दीजिएगा यहाँ पे डायरेक्ट आप चाहो तो। ठीक है, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस इस 4j का इस 3j में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12। ठीक है, माइनस 12, और इस yk का इस 6k में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6। आई थॉट नॉट k नहीं आएगा। हाँ, तो y और 6, तो 6y ये आपके पास में आ जाएगा। बाकी ये तो 4j था, ये 3j था, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। 7 से 7 कट ही गया है, तो आपके पास में फिलहाल ये स्थिति बनी है और ये आ गया आपके पास में dx dy। जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, कोई टेक्निकल गलती भी नहीं है। तो अब आप इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व करिए। आपको दिख रहा है कि भाई y की जो लिमिट्स हैं वो x के टर्म्स में है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना। अगर आपको ये पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए मेरा आपको सलाह है कि जो हमने डबल इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस में, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस में जो हमने डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप उनको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में आ जाए कि पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, बाद में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए आइए अब इसके ऊपर आते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो दिस इज 0 to 6। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस का 12y प्लस 6y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ पर 3 लिखना भूल गए हैं, 3 लिख देते हैं। ठीक है ना। और आपने क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया है तो dy हट जाएगा और केवल dx यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, आओ थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ये क्वेश्चंस बच्चों अपने, ये हम यहाँ से जो किया है इन्होंने वो नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये सोल्यूशन आपको आसान लगे, हो भी सकता है कठिन लगे, पर मुझे जो लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। तो एक तरह से आपके पास में 2 मेथड्स हो रही हैं, क्योंकि ये वाला कंटेंट आपको मिलेगा, है ना, और ये वाला आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 0 to 6 एंड 0 to 6 लिमिट्स रख दो यहाँ पे। ये माइनस का 12 है, y की अपर लिमिट आएगी, तो बेसिकली 12 माइनस 2x अपॉन में 3 आएगा, प्लस यहाँ पे ये कट जाएगा 3 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर बेसिकली, है ना। ये तो कट जाएगा, हाँ ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे ये होल स्क्वायर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। ठीक है ना, वाई स्क्वायर अपॉन 2 का, और ये ब्रैकेट और ये dx। ठीक है ना। लोअर लिमिट पे बच्चों कुछ आएगा नहीं, बिकॉज लोअर लिमिट 0 है। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 6, ये ब्रैकेट, ये 3 से 12 कट जाएगा, तो ये माइनस का 4 आएगा। ठीक है ना, इस 4 का इस 12 में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 विथ नेगेटिव साइन, और ये प्लस साइन के साथ में आ जाएगा आपका
ये कट गया आपका कितने बार, 4 बार, और 4 दूनी 8, प्लस का 8x प्लस ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चों, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 144 ए का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 48x, और यहाँ पे आपके पास में प्लस में आ जाएगा 4x स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में 9, और ये ब्रैकेट और ये dx, ये 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे डिवाइड में 3 आ जाएगा। अब आपको पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है विद्यार्थियों वो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर अब आप इंटीग्रेशन शुरू कर दीजिए विद्यार्थियों, किसके रिस्पेक्ट में, आप इंटीग्रेशन शुरू करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, इट्स 0 to 6 माइनस 48 और ये 8x, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 144/3 माइनस ये, अगर आप इसको कैंसिल कर दें 3 से तो ये आपके पास में आ जाएगा 4 एकम 4, और इसके बाद में आ जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो इससे 16x एंड प्लस में 4/3x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dx विद्यार्थियों, तो ये 16 में से 8 कट जाएगा, तो आपके पास में माइनस का 8 रह जाएगा बस केवल, और ये आप चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, तो इट्स 0 to 6 ब्रैकेट में ये 48 है, तो 48 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 24, तो ओके ये भी कैंसिल हो रहा है क्या ये कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, और यहाँ पे 2 बचेगा 8 टाइम, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों कितना, ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस का 8x, ये हो जाएगा प्लस का 4/3, ठीक है ना, और x स्क्वायर, और ये dx, तो अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए बच्चों, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस का 8x² 2 प्लस का 4/3x³ और ब्रैकेट में 0 to 6, ठीक है ना, ये आपके पास में आ जाना है विद्यार्थियों। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, चलिए आइए देखते हैं, आपके पास में आएगा दिस इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स माइनस 4x², तो यहाँ पर माइनस 4x², ये हो जाएगा प्लस का 4/9 और x की पावर 3, लिमिट 0 to 6, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, अपर लिमिट ही रखनी है केवल, तो दिस इज माइनस 4x मीन्स 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 4/9 और x का क्यूब मतलब कि 6 × 6 × 6, ठीक है। ये 9 कैंसिल होगा, यहाँ से पहले आप 3 बार कैंसिल करो तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर एक बार और 3 टाइम्स कर दो तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों। तो आपके पास में जो अल्टीमेटली आंसर आना है विद्यार्थियों वो कितना आ जाएगा, माइनस दिस, इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, तो ये तो हो जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 × 4, और ये है आपके पास में -4 × दिस वन, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 चौक 12 और 6 चौक 24, सो इट्स ऑल्सो आई थिंक ये -144 ही आ रहा है, ठीक है। सही हूँ क्या नहीं, मैं सही हूँ जहाँ तक मेरा ख्याल है, 3 चौक 12, ठीक है, -144 प्लस ये कितना आ रहा है आपके पास में, ये आपके पास में आ रहा है इट्स 48, तो आप इसको जब माइनस करेंगे विद्यार्थियों तो आपके पास में जो फाइनली रिजल्ट है वो आ जाएगा इट्स -96, ठीक है ना। नाउ विद्यार्थियों यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं अब हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से ले लेते हैं ताकि जगह की कमियां ना पड़े, सो ये बेसिकली अब आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे ds की वैल्यू भी रख दी है, तो ये बेसिकली अब इंटीग्रल जो है ये s1 के अलोंग होने वाला है, किसके अलोंग होने वाला है, s1 के अलोंग होने वाला है, ठीक है ना। नाउ हमने s1 की जो लिमिट्स हैं वो पहले ही निकाल ली हैं कि s1 रीजन में
जो हमने प्रोजेक्शन लिया था उस रीजन में x और y की लिमिट्स क्या हैं। तो दीज आर द लिमिट्स जो हमने निकाली हैं। तो इन लिमिट्स के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं विद्यार्थियों, अब इस वाले पोर्शन को, ये S1 के अलोंग जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर तो बच्चों लिमिट्स आ जाएंगी किसकी, यहाँ पर लिमिट आ जाएंगी S1 रीजन में जो भी x y की लिमिट है। तो आपके पास x जो है वो x इज इक्वल टू 0 to 6 जा रहा है, y जो है वो 0 to what, y की वैल्यू जा रही है 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x अपॉन में 3, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास में f की जो वैल्यू है, f की वैल्यू कितनी है विद्यार्थियों, f की वैल्यू ऊपर देख लेते हैं अपन लोग। सो दिस इज द f है 6zi, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 6zi, और यस ये सो दिस इज 6zi कैप एंड माइनस 4j कैप प्लस yk कैप ब्रैकेट क्लोज डॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n कैप, n कैप हम लोगों ने निकाला था 1/7 एंड 2i प्लस 3j एंड प्लस 6k, ठीक है ना। ये dx dy n कैप डॉट k कैप, तो ये n कैप डॉट k कैप की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखी हुई है, दिस इज 6/7। तो ये n कैप डॉट k कैप अगर आप यहां से निकालेंगे, ये n कैप है, इसमें अगर k कैप का मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थियों तो आपके पास में n कैप डॉट k कैप की जो वैल्यू है वो 6/7 आ जाएगी। तो इस 6/7 को आप यहाँ लगा दीजिए, 6/7, ये हालांकि बाद में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ दिस वन, यस अब विद्यार्थियों अब इसको ध्यान से देखिए और सिंपली क्या करिए, इनका पहला डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। आप क्या करो, ये 7 से 7 तो कैंसिल कर दो, पहले कर दिया, बहुत खुशी की बात है। अब इसके बाद में इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे विद्यार्थियों तो ये तो 0 से 6 सही है, ये 0 से 12 माइनस 2x अपॉन 3 ये भी सही है, कोई इशू नहीं है। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे विद्यार्थियों तो आपके पास में आएगा 6z और ये 2 यानी कि 12z माइनस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में फिर से 12, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 6y, ठीक है ना। बाकी और कोई गलती तो मुझे नजर आ नहीं रही है, अगर आप लोगों को कभी नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आपका dx और dy और डिवाइड में ये 7 तो हमने कैंसिल कर ही दिया था पहले ही। अब यहाँ से पूरे में से अगर आप देखें तो 6 कॉमन निकल रहा है विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो 6 कॉमन लेके इस 6 से आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो, पहला तरीका। और आपके पास में एक चीज और है विद्यार्थियों कि यहाँ पे z है, आपको इंटीग्रेशन करना है x और y के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर z भी है, तो इस z को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको x और y में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, वो जो प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है ना, कहाँ गई, ऊपर है, ये प्लेन की इक्वेशन जो आपको दे रखी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12, यहां से आपको z की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से z की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और यहां से कॉमन भी निकाल लेते हैं, किसको, 6 को। तो आई थिंक 6 की जगह 2 को निकालते हैं ताकि यहाँ पे 6z की वैल्यू एज इट इज हम लोग यूज कर सकें, क्योंकि हमारे पास में प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से अगर हम 6z निकालेंगे तो दिस इज 12 माइनस 2x माइनस 3y, ये 6z की वैल्यू आएगी। तो इस 6z की वैल्यू को यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 0 से 6, 0 से 12 माइनस 2x अपॉन 3, और यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 6z रह जाएगा, 6z माइनस 6 प्लस 2 निकाला है तो ये 3y, और ये dx dy और डिवाइड बाय 6, ठीक है ना। तो ये कैंसिल कर दो चाहो तो 3 टाइम्स,
और यहाँ पे आप 6z की वैल्यू लिख दो। तो 6z की वैल्यू ये तुम्हारे सामने लिखी हुई है 12 माइनस 2x माइनस 3y। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 6 0 to 12 माइनस 2x अपॉन में 3 और ब्रैकेट में 6z की जगह लिखेंगे 12 माइनस 2x माइनस 3y, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 3y पहले से ही है, dx dy है ना, और डिवाइड में 3 है, तो इस 1/3 को आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर गलती नहीं अभी तो मुझे दिख रही है। क्लियर है बच्चों? नाउ अब क्या करो बच्चों कि ये देखो 3y से ये 3y तो कैंसिल हो गया और ये 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? ये 6 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यू हैव 0 to 6 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3, ये 1/3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाहर, और अंदर आ गया बच्चों 12 माइनस 6 6 हो गया, 2x माइनस 2x और ये आ गया dx और ये dy। तो फिलहाल विद्यार्थियों जो हमने प्रोजेक्शन लिया, जो हम लोगों ने लिमिट्स निकाली और जो हम लोगों ने इस सरफेस इंटीग्रल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, उसके बाद में ये आपके सामने है। बेसिकली अब ये एक डबल इंटीग्रल बन गया है जिसमें आपको x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। और डबल इंटीग्रल यदि आप लोगों ने कैलकुलस में ध्यान से पढ़ा हो तो पहले भाई ये दिमाग में आएगा ना पहले कि भाई x के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन के y के रिस्पेक्ट में करना है। तो जिस वेरिएबल की जो लिमिट्स होती हैं वो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में होती हैं। जैसे ये जो लिमिट्स हैं ये y के लिमिट्स हैं, तो आपको पहले अब इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और जिस वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट होती है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सबसे लास्ट में इंटीग्रल होता है। बी केयरफुल, ये बहुत ही जिसे कहेंगे डीप कॉन्सेप्ट भी है, गलती जिसमें सबसे ज्यादा होती है वो कॉन्सेप्ट भी है, जिसको बच्चे नहीं समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है ना? सो रिमाइंड इट, ग्रास्प इट एंड एब्सॉर्ब इट। ठीक है, नाउ अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। दिस वन, नाउ लुक एट दिस, यहाँ से 1/3 को आप बाहर निकालो, ये 0 to 6 आ गया, ये आपका क्या कहते हैं, अब यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करना है तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो भाई आप क्या करोगे, ये तो पूरा कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, तो एक काम करते हैं अपन लोग ये करते हैं कि 6 माइनस 2x को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 12 माइनस 2x, कहाँ जा रहा भैया, इधर आओ, 2x अपॉन 3 और ये dy को अंदर रखकर ये dx को बाहर कर देते हैं। तो बच्चों जैसे ही क्या कहते हैं हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो दिस इज 1/3 0 to 6 6 माइनस 2x, और इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो केवल हम लोगों को क्या मिल जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन में 3, और ये बाहर आ जाएगा dx। तो ये 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/9, ये 0 to 6। ठीक है ना? यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो उन दोनों 2 को कॉमन निकाल के यहाँ 4 कर दो। इसको कर दो विद्यार्थियों कितना, 3 माइनस x, और यहाँ से ये 1/3 को हमने पहले निकाल दिया और इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया 6 माइनस x। ठीक है ना? और ये dx। अब आप चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे विद्यार्थियों तो आपके सामने आएगा 18 माइनस 3x माइनस 6x मतलब कि 9x, और ये x और x माइनस का हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। सो यू विल गेट दिस वन, है ना? ये आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी, आप इसको रखो यहाँ पर और इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास में आ जाएगा 4/9 और इंटीग्रेशन 0 to 6 ब्रैकेट में आएगा 18 माइनस 9x एंड प्लस x स्क्वायर और ये dx। चलो आओ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट 4/9 18x माइनस 9x स्क्वायर बाय 2 और प्लस का x³ 3, और ये लिमिट आएगी 0 to 6। तो लोअर लिमिट पे तो बच्चों कुछ मिलेगा नहीं, जो भी मिलना है अपर लिमिट पे ही मिलना है।
So this is equals to 4/9 ब्रैकेट 18 into 6, तो ये हो जाएगा 144, और आई थॉट के 122 होता है, 120 नहीं, 2 नहीं, 126 होता है। ठीक है, 1 नहीं, 18 पंजे 90 और 108, तो इट्स 108, 6 टाइम्स करना है ना, तो 108 हो जाएगा ये, माइनस 9/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब कि 36 हो जाएगा, प्लस में 6 इंटू 6 और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये 4/9 को बाहर रहने दीजिए, यहाँ पर ये 108 को भी एज इट इज रहने दीजिए, माइनस ये 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, तो 18 बार चला जाएगा, 18 9 होता है 144, और ये जब आप कैंसिल कर देंगे तो ये एक बार कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये 2 प्लस में 72 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 17 9 कितना होता है, इट्स 162, राइट। सो 162 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 18, तो ये 4/9 इंटू 18, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो यू विल गेट 8 एज अ आंसर। सही है बच्चों, सही जा रहे थे, ये मल्टीप्लाई करने में गलती हुई थी। सो दैट्स द मिस्टेक विद्यार्थियों, और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। देखिए होता क्या है विद्यार्थियों, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है, बुक में जो दिया है इज ओके, लेकिन आप उस क्वेश्चन को चाहें तो अपने दिमाग से और अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है।